उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के हवाले से, जहां पर उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश भर में 29 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। इस बीच इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गया है। प्रदेश के तमाम पहाड़ी जिलों को सतर्क कर दिया गया है और सावधानी बरतने को कहा गया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भूस्खलन और आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन जिलों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है और तमाम जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अपने जिलों में पूरी सतर्कता बरती जाए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम अधिकारियों को सूचित किया है कि अपने मोबाइल चालू रखें और किसी भी परिस्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स करें। वहीं प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 117 अस्थायी योग प्रशिक्षकों को शीघ्र तैनाती दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 28, 29 और 30 अगस्त को दून विश्वविद्यालय परिसर में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके उपरांत श्रेष्ठता सूची के अनुरूप अभ्यर्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। और सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ योग में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही 117 अस्थायी योग प्रशिक्षकों की तैनाती राजकीय महाविद्यालयों में की जाएगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने उक्त पदों पर नियुक्ति को कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, जिसके क्रम में विभाग ने साक्षात्कार कमेटी गठित कर आवेदित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जैविक उत्पाद परिषद के उपाध्यक्ष गणेश जोशी की अध्यक्षता में किसान भवन देहरादून में राजकीय जैविक उत्पाद परिषद की 26वीं परिषदीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती की परंपरा रही है। किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाए ताकि राज्य को प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के क्षेत्र में राष्ट्र स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती पर भी कार्य किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का नाम बदलने पर बनी सहमति है और इस बीच उत्तराखंड जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद परिषद इसका नया नाम रखा जाएगा। इसी के साथ किसानों को उनके जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों की उचित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। ये बड़े तमाम फैसले लिए गए हैं, जहां प्रदेश के चुनिंदा स्थानों पर जैविक प्राकृतिक मंडियों की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ई नाम की तर्ज पर मंडियों को किया जाएगा संचालित। तो ये तमाम प्रमुख फैसले हैं जो बैठक में लिए गए। वहीं देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की कमी अब मरीजों पर भारी पड़ने लगी है। स्थिति ये है कि कई महत्वपूर्ण विभाग बिना डॉक्टरों के ही चल रहे हैं। मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि दून अस्पताल के सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और क्षय रोग विभाग में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है।
सर्जरी विभाग में एक डॉक्टर के भरोसे सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक सर्जन का पद भी खाली है। टीबी चेस्ट विभाग की हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ मरीज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से इलाज प्रभावित हो रहा है। दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जो आउटसोर्स की भर्तियां थी, तो उसमें एक सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां थी उन पर एक ब्लैंकेट बैन है। लेकिन कैबिनेट से ये पास हो गया था कि जो चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में जितनी भी डॉक्टरों की जो भर्तियां हैं जो आउटसोर्स से होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट से होती हैं, उन पर रोक कैबिनेट ने रोक दी थी। यानी कि अब वो हो पाएगी, लेकिन अभी उसका शासनादेश जारी होना है, तो उसके बाद ये भर्तियां फिर से शुरू हो जाएंगी। वही राजधानी देहरादून में नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इसके साथ ही शहर के विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि देहरादून नगर निगम की इस बोर्ड बैठक में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, ग्रीनिंग पॉलिसी, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक सुधार जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान शहर को स्मार्ट सिटी मिशन और ग्रीन सिटी की दिशा में आगे ले जाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही हर वार्ड को 15-15 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट देने, नई डाक नीति को लागू करने समेत तमाम अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। थर्ड बोर्ड मीटिंग में काफ़ी सारे प्रस्ताव जो नीतिगत मुद्दे थे, जैसे कि देहरादून में किस प्रकार से हम कूड़े को पृथक्कृत करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स लोगों को दे सकें, उसी तर्ज पर जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए नीति। इसके साथ साथ जो कुछ अन्य मुद्दे हैं जो समस्त पार्षदगणों द्वारा सामूहिक रूप से कई बार उठाए गए हैं, जैसे कि कुछ सोशल पॉलिसीज, कुछ पैचवर्क की डिमांड, जो अभी बरसात में हमारी सड़कें काफ़ी पॉट होल्स हो जाते हैं, तो उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सार्थक निर्णय कल किए गए हैं। काफ़ी लंबी बैठक चली, रिकॉर्ड 12 घंटे लगभग बैठक चली, और इसमें ये काफ़ी सारे सार्थक निर्णय हमने बोर्ड से स्वीकृत हुए हैं। और इन सभी निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए समस्त हमारे अनुभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ बोर्ड से जो सूचनाएं चाही गई हैं, उन सब में भी यथाशीघ्र उन सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। जो प्रमुखता से बड़े निर्णय, जिनसे कि विकास कार्यों में और उनकी गुणवत्ता में, साथ ही साथ जो जन सुविधाएं हैं नगर निगम की ओर से दी जानी है, जैसे कि 20 स्मार्ट टॉयलेट्स का प्रपोजल माननीय महापौर जी के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके अलावा 2025 हमें वेंडिंग जोन्स अलग अलग क्षेत्रों में बनाने हैं, भूमि को चिन्हित करते हुए, जिसमें पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो। और उसके साथ साथ जो विभिन्न स्थानों पर पार्कों का निर्माण किया जाना है, उनके रखरखाव से लेकर के ओवरऑल बजट भी नगर निगम का रखा गया है। अनुमानित जो आयक व्यय का ब्यौरा है, इसमें 332 करोड़ की लगभग आय की का एस्टिमेशन किया गया है, और 329 करोड़ 329 करोड़ का व्ययक अभी प्रस्तावित किया गया है। अभी इसमें अनुपूरक बजट का भी प्रावधान है, और इसका जो फाइनल फिगर होगा वो मार्च के अराउंड बोर्ड के सामने। वही देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा ने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें संगठन सृजन अभियान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि AICC द्वारा प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता से संवाद कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर जिलों में संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया जाएगा। कुमारी शैलजा ने स्पष्ट किया है कि जहां अच्छा काम हो रहा है वहां निरंतरता रखी जाएगी, वहीं जरूरत पड़ने पर बदलाव भी होंगे। कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल पर यह अभियान शुरू किया गया है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, MLAs के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है
उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी AICC द्वारा हर ज़िले में AICC का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3-3 पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहाँ पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर डिस्कशन होकर हर ज़िले में ज़िला अध्यक्ष बनेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो कंटिन्यू भी हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं आप ये ना समझें कि भाई सारा ही एकदम नया हो जाएगा, सबको बदला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कुछ जगह बदलाव भी आ सकता है, नए लोग आए। ये सबकी इच्छा है कि हर ज़िले में एक नई ऊर्जा आए और राहुल जी ने जो ये शुरुआत की, हमारे अध्यक्ष जी खारगे जी ने ये शुरुआत की है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसमें लोगों की इच्छा साफ जाहिर हुई और वो इच्छा ये थी कि बदलाव होना चाहिए। भाजपा सरकार से लोग उठ चुके हैं और सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पर लोगों ने दिखाया है बदलाव की इच्छा को। पर आप जानते हैं कि भाजपा धन बल हर तरह से दुरुपयोग करते हुए शरारत की है इन्होंने कई जगह। आपने देखा हमारे नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पर सरेआम हुआ। मीडिया में हम समझ सकते हैं कि मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेटली मीडिया के लोग बताते हैं, लेकिन इसमें आप लोग। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र में चल रही सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें ऋषिकेश के 2 युवक और 5 महिलाएं गिरफ्तार हुए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और साथ ही साथ सिडकुल थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने पेंटागन मॉल स्थित एक स्पा सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान सचिन और गणेश निवासी गण ऋषिकेश समेत 5 महिलाएं आपत्तिजनक अवस्था में पाई गई। सभी को हिरासत में लेकर थाना सिडकुल लाया गया। इनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि आरोपित महिला पत्नी अनुभव निवासी RK पुरम कॉलोनी थाना सिडकुल है। वह लंबे समय से अंतरराज्य गिरोह बनाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर और सैलून की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही थी। इसी के साथ बात करेंगे आदर्श नगर की, जहां पर गणेश चतुर्थी पर हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आदर्श नगर हीरा लाल मार्ग में आयोजित 5वां गणेश महोत्सव 2025 तथा पुष्कर मंदिर मार्ग स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर में आयोजित 32वें गणेशोत्सव में शामिल हुए। गणपति बप्पा के जय घोष से गूंजते इन आयोजनों को आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे पर्व समाज को एकता, सद्भाव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं देहरादून में गणेश चतुर्थी के पर्व के अवसर पर राजधानी देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के विभिन्न गणेश पूजा पंडालों और प्रमुख बाजारों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि त्योहार पर भीड़भाड़ और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए देहरादून पुलिस ने विशेष सुरक्षा योजना बनाई है। शहर के प्रमुख चौराहों, पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही CCTV और ड्रोन से निगरानी रखी
जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी पंडालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गणेश चतुर्थी का पर्व है और इसको देखते हुए बहुत जगह मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ छोटी छोटी शोभा यात्राएं पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों थाना क्षेत्रों में निकल रही है। उसको देखते हुए जो हमारे खासकर गणेश जी के जो मंदिर है जहाँ लोग ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा है उसके भी रूट को हमने फैसिलिटेट करने के लिए किसी आमजन को दिक्कत भी न हो। वहीं पूरे देश में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। ये त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही घरों में पंडालों में गणेश भगवान की स्थापना और पूजा अर्चना कर दी गई थी। गणेश भगवान को उनकी प्रिय चीजें अर्पित की गई। मोदक या लड्डू का भोग लगाया गया, फिर उनकी आरती और मंत्रों का जाप भी किया गया। वही बात करें देहरादून की तो यहाँ पर भी जगह जगह भगवान गणेश की स्थापना की गई है। और मैं फिलहाल महाराष्ट्र समाज सेवा समिति के सचिव पद के कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पे इस साल का गणेशोत्सव आज से शुभारंभ हो चुका है और इस साल हम 5 दिन का गणेशोत्सव मनाने वाले हैं, जिसमें आज हमने गणपति बाप्पा की प्रतिष्ठापना की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदर्शन को दागदार और आडंबर पर आधारित बताते कहा कि जनता उसके दागदार चरित्र को भली भांति जानती है। निकाय और पंचायतों में फजीहत के बाद अब कांग्रेस फिर दल बदलुओं के सहारे विधानसभा चुनाव के सपने पाल रही है, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में चौहान ने कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है उसका जवाब उसे मिल चुका है। देश के सभी दल निर्वाचन आयोग को मिल रहे हैं और सुधारों को लेकर सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गए हैं और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर लगातार बढ़ रही है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि लगातार जिस तरह से उनकी बढ़ रही है, लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, उस कारण कांग्रेस के लोग बौखलाहट में हैं और जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं उससे पहले जनता ने उनको अपना प्रदर्शन दिखा दिया है। चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे हम अभी पंचायत चुनाव की बात करें, जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया है। उनको इस बात की चिंता सता रही है कि 2000 राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों ने पदोन्नत और तबादलों सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा विभाग कार्यालय में एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार उनके अधिकारों से वंचित उन्हें कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की तैनाती जिस पद पर हो रही है उसी पद से उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। इस कारण 30 से 35 वर्ष की सेवा देने के बाद भी उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये 35 सूत्रीय कार्यक्रम है, मांग पत्र है, लेकिन आज मुख्य रूप से वो 3 मांग है। एक तो पदोन्नति का है, दूसरा स्थानांतरण का है और तीसरा जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है उसके विरोध में ही हड़ताल हुई। अभी तक सरकार हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी को बुलाया गया था, लेकिन बहुत सकारात्मक वो वार्ता नहीं रही है। जहाँ तक छात्र हित का बात है, उत्तराखंड में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संघर्ष का उत्कृष्ट कार्य कर रहे संजय चोपड़ा को दूसरी बार नासवी रत्न से सम्मानित कर सार्वजनिक तौर पर अभिनंदन व स्वागत किया गया। हरिद्वार प्रथम वेडिंग जोन के प्रांगण में नगर निगम क्षेत्र के रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लघु व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें आपको बता दें, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्र कार्यकारिणी के आभार प्रकट करते हुए लघु व्यापारी नेता संजय चोपड़ा का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि 25 वर्षों से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को संगठित कर सड़क से संसद भवन तक संघर्ष कर स्ट्रीट वेंडर्स की न्याय संगतों और मांगों को दोहराते चले आ रहे हैं।
उपरांत जिस प्रकार से मनसा देवी में भगदड़ मची थी, उसके बाद में लगातार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि राज्य में कानून है। स्ट्रीट वेंडर के लिए 25 मई 2016 उत्तरांचल प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय जगमोहन सेठी के परिजनों और उत्तरांचल प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जगमोहन सेठी स्मृति संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय सेठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने से हुई। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और क्लब के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि स्वर्गीय सेठी अपने सशक्त और बेबाक लेखनी के धनी थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्रकारिता के दौर में ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर रखते थे, बस काम करते थे। वहीं लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने किसानों के ट्यूबवेलों में लगे बिजली के मोटरों से तांबे के तार चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपित रात में ट्यूबवेलों की मोटरों से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 10 किलोग्राम चोरी की हुई तांबे की तार बरामद हुई है। नैनीताल में मल्लीताल के मोहन चौराहे में बीते रात एक मकान में अचानक आग लग गई। ओल्ड लंदन हाउस में इसका नाम जो है वो जाना जाता है और इस नाम से जाना जाने वाला इस हेरिटेज भवन में कई अलग अलग हिस्सेदार हैं। इतिहासकार अजय रावत की बहन पक्ष के परिवार में निखिल व उनकी माता रहते हैं। बताया गया कि दोनों सुरक्षित हैं। लकड़ी के बने इस भवन में आग ने आसानी से अपना कब्जा जमा लिया। दमकल विभाग ने घटना के लगभग 1 घंटे बाद ठीक से मोर्चा संभाला। स्थानीय लोगों ने बाल्टी, आधा इंच पाइप और होटल दुकान के फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की। इस भवन के निचले ताल पर कई दुकानें हैं। इसके बगल में आवासीय भवन और एक तरफ गली भी है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।